हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू TCF चैनल। आज डे 2 के अंदर मैं सुरभि मित्तल आपके सामने टेस्ट सीरीज़ 2 लेके आई हूँ सीटेट पेपर 2 के लिए। आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी, उसके अंदर आपने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं हमने डिस्कस किया है कि कौन से चैप्टर से हैं। आप उन चैप्टर्स को भी एक बार रीड कीजिए, उनके कॉन्सेप्ट्स को देख लीजिए ताकि आपको और बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज़ वाइब्रेटिंग एट 5000 हर्ट्ज। एक ऑब्जेक्ट है जो 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है। कंपन करना क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है जिसे हम किस में मेजर करते हैं, HZ यानी हर्ट्ज में, ये इसकी यूनिट है। द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड इज़, हमें इसके अंदर क्या बताना है कि इसका आवर्तकाल कितना होगा। तो देखिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है कि टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल बराबर होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से दिखाते हैं, वी करके एक साइन बनता है, न्यू बोलते हैं इसे, जो फ्रीक्वेंसी यानी कंपन को दिखाता है। तो यहाँ पे 1/, आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 5000, तो आपने यहाँ पे 5000 किया। अब आप इसे सॉल्व करने के लिए देखिए 1/5 और 1/1000 को अलग कर लीजिए। ठीक है, 1/5 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.2 मिलेगा, और नीचे कितना है 1000 है। अब नीचे 3 0 हैं और ऊपर एक ये 2 है, तो टोटल कितनी डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, 4 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। यानी कि अगर 2 है तो 1 2 3 4 पॉइंट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.0002 सेकेंड। टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल को हम सेकंड के अंदर मेजर करते हैं, तो इसका आवर्तकाल कितना आ गया 0.0002। तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको करने के लिए इसमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि आवर्तकाल बराबर होता है 1/कंपन, यानी कि टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसका हम करेक्ट ऑप्शन क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स। हमें ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, टर्म्स हैं, लाइटनिंग यानी तड़ित, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, थंडरिंग, सुनामी, फ्लड। ये कुछ आपको टर्म्स दिए हैं, आपको बताना है कि जब भूकंप आता है तो इनमें से और क्या चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि अर्थक्वेक कैन कॉज, भूकंप से क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या लाइटनिंग हो सकती है, क्या लैंडस्लाइड हो सकती है। तो देखिए जो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, लाइटनिंग की अगर हम बात करें, जो आसमान में बिजली कड़कती है, या थंडरिंग, गर्जन की बात करें, ठीक है, लाइटनिंग एंड थंडरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण होता है। जबकि अर्थक्वेक जो आता है, भूकंप आता है, वो हमारी धरती में क्या होता है, धरती के अंदर जो प्लेट्स हैं अगर उनमें मूवमेंट होता है तो अर्थक्वेक आता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस का तो कोई काम नहीं हुआ अर्थक्वेक में, तो ना तो लाइटनिंग अर्थक्वेक की वजह से होगी, ना ही थंडरिंग यानी गर्जन होगा। तो इसमें क्या आएगा, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। आपने देखा होगा कि जब कभी अर्थक्वेक आता है तो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जैसे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड, जहाँ माउंटेनियस रीजन है, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार भूस्खलन होता है ना। सुनामी भी अर्थक्वेक के कारण आ सकती है, क्योंकि अगर प्लेट्स के अंदर डिस्टर्बेंस होगा अर्थ के अंदर, तो उससे क्या होगा, वाटर सरफेस पे भी डिस्टर्बेंस होगा और बहुत ही हाई एम्पलीट्यूड की वाटर वेव्स आएंगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, सुनामी, और फ्लड्स भी आ सकती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा BDE यानी भूस्खलन, सुनामी और बाढ़। तो BDE यानी कि इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्लास 8 का जो चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमेना, वहाँ पे बताए गए हैं, जहाँ पे साइक्लोन के बारे में है, अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस किया गया है, टॉर्नेडोज हैं। तो आप उस वाले चैप्टर को एक बार देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रोड्स एंड कोन्स इन ह्यूमन आई। जो हमारी आँखें होती हैं उनमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक होती हैं शलाकाएं और एक होते हैं शंकु। देखिए पहले हम थोड़ा सा इस बारे में यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। हमारी आई में, हमारी आँख में जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है वो उसे बोलते हैं रेटिना।
रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन का काम होता है। अब हमारी आँख में रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो गई, लेकिन वो सिग्नल्स को ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा? ब्रेन तक सिग्नल्स को पहुंचाने का काम करता है नर्व सेल। कौन से सेल करते हैं ये काम? नर्व सेल करते हैं। नर्व सेल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रोड्स जो ब्रेन तक आई वाला मैसेज पहुंचा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन का, रोड्स एंड कोन्स। ठीक है, रोड्स एंड कोन्स। अब इनका अलग अलग काम है, तो वो आपको पहले पता होना चाहिए कि रोड्स किस लिए क्या काम है, कोन्स का क्या काम है, तब आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन का काम होता है और फिर उसमें बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं जो मैसेज को कहाँ पे पहुँचाते हैं? ट्रांसमिटेड टू दी ब्रेन। ब्रेन में मैसेज को पहुँचाते हैं। दो टाइप के सेल्स कौन कौन से हैं? कोन्स हैं और रोड्स हैं। कोन्स का जो काम होता है वो होता है कि ये ब्राइट लाइट को सेंस कर सकते हैं। जो तेज़ लाइट है, तेज़ रोशनी है, उसको सेंस करने का काम किसका होगा? कोन्स का, यानी कि शंकु का काम होगा। और रोड्स यानी शलाकाएं, इनका काम क्या होगा? सेंसिटिव टू डिम लाइट। जो मंद रोशनी होती है, डिम लाइट है, उसको सेंसिटिव, उसके लिए सेंसिटिव कौन है? रोड्स। ठीक है, और ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव कौन होता है? कोन। साथ ही साथ आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि कोन्स जो हैं वो कलर को सेंस कर सकते हैं, लेकिन रोड्स कलर को सेंस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, कोन्स सेंस कलर जबकि रोड सेंस नहीं कर सकते हैं। तो हमने दो बातें देखी हैं, कोन ब्राइट लाइट और कलर को सेंस कर सकते हैं, रोड्स डिम लाइट और कलर को सेंस नहीं कर सकते हैं। एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, क्लास 10th का है। जो कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो दिन में देखती हैं, कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो रात में देखती हैं। रात में देखने वाली बर्ड बहुत कॉमन आप जानते होंगे, जैसे उल्लू। तो जो रात में देख पा रहा है, इसका मतलब है वो डिम लाइट को सेंस कर रहा है, तो उसके आइज़ में नंबर ऑफ रोड्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, और जो डे बर्ड्स हैं वहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा कोन्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बात ही कही गई है, द आउल हैज़ अ लार्ज कॉर्निया एंड अ लार्ज प्यूपिल टू अलाउ मोर लाइट इन इट्स आइज। ऑल्सो इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना अ लार्ज नंबर ऑफ रोड्स, ताकि वो डिम लाइट को सेंस कर सके। और जो डे बर्ड्स हैं वहाँ पे क्या है? हैव मोर कोन्स। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो देखिए, कोन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, यानी कि जो शंकु हैं वो मंद प्रकाश को के लिए सुग्राही होते हैं। क्या मंद प्रकाश को के लिए सेंसिटिव होते हैं? नहीं, वो ब्राइट लाइट के लिए होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड है, कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। रोड कैन सेंस कलर, नहीं, रोड्स की जगह अगर यहाँ पे होता कोन्स कैन सेंस कलर, तो ये ऑप्शन सही होता। रोड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये गलत है, क्योंकि रोड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, यानी शलाकाएं क्या होती हैं? तीव्र प्रकाश के लिए नहीं बल्कि मंद प्रकाश के लिए सेंसिटिव होती हैं। तो ये वाला आपने क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी अपनी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? तो सबसे पहले आपको सैटेलाइट और प्लैनेट और सन, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, सन जो है, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सेंटर में क्या है? सन। सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ये है प्लैनेट, रिवॉल्व कर रहे हैं यानी कि चारों तरफ घूम रहे हैं। अब प्लैनेट के चारों तरफ भी क्या है कि जो सैटेलाइट है वो क्या करते हैं? प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे हैं। सैटेलाइट मतलब आप ये समझ लीजिए, जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो वो उसके लिए सैटेलाइट है। अब प्लैनेट्स भी तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो प्लैनेट्स भी सन के लिए सैटेलाइट हैं। और प्लैनेट के चारों तरफ यानी ग्रहों के चारों तरफ जो उपग्रह घूम रहे हैं वो उनके लिए क्या है? सैटेलाइट, उपग्रह हैं। ठीक है, अब पहले एक चीज़ आप देख लीजिए कि आपको सारे प्लैनेट्स के नाम सीरीज़ में याद होने चाहिए। मैंने याद करने के लिए एक तरीका है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। पहला प्लैनेट है मरकरी, वी से है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जे से जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर है नेपच्यून। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसकी अपनी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अब आपको सैटेलाइट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जो हमारे शुरू के 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, इनमें से जो शुरू में 2 हैं, मरकरी और वीनस, इनके पास एक है मरकरी
और एक है वीनस। इनके पास अपनी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती है, ना ही मरकरी के पास और ना ही वीनस के पास। ठीक है, तो वीनस यानी शुक्र के पास भी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं और मरकरी के पास भी नहीं है। मार्स के पास, अर्थ के पास अपनी नेचुरल सैटेलाइट है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है, तो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? चांद, मून। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में पूछा है तो यूरेनस की भी है, जुपिटर की भी है, मार्स की भी है। केवल करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? वीनस। अगर ऑप्शन में मरकरी भी दिया होता तो हम मरकरी को भी आंसर में रखते कि मरकरी और वीनस के पास अपनी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती हैं। एक चीज़ आप और थोड़ा ध्यान देंगे कि जो मार्स के बाद वाले प्लैनेट हैं, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इन्हें हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, बाहरी ग्रह। तो इनके ये वाले जो जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनके पास अपनी सैटेलाइट ज़रूर होती हैं और लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट होती हैं, बहुत सारी। तो ये वाला क्लास 8 का ही चैप्टर है, अवर सोलर सिस्टम, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। देखिए, ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। मरकरी में मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, और वीनस में भी वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। अगर आपको ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से है, जितना भी चैप्टर में बताया, तो आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एडिबल प्लांट्स। इन एडिबल मतलब होता है जिस चीज़ को खाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी खाने वाली चीज़ें दे रखी हैं। बनाना है, ब्रिंजल यानी बैंगन, लेडी फिंगर भिंडी है, पम्पकिन कद्दू। अब आपको इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसका एक से ज़्यादा हिस्से या एक से ज़्यादा पार्ट को हम खा सकते हैं। जैसे बनाना है, केला, तो केले का फ्रूट तो हम खाते हैं, साथ में जो केले की आउटर कवरिंग होती है उसका मेडिसिनल यूज़ भी होता है, दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। बैंगन, बैंगन का केवल एक ही पार्ट खाया जाता है, लेडी फिंगर का भी। लेकिन कद्दू जो पंपकिन है, आपने देखा होगा, उसके बीज भी इस्तेमाल होते हैं और उसको एज अ फ्रूट भी हम खाते हैं। तो इसमें पूछा है सेलेक्ट फ्रॉम दीज अ पेयर ऑफ प्लांट विच हैज़ 2 और मोर देन 2 एडिबल पार्ट, जिसमें एक या एक से ज़्यादा खाने वाली, 2 या 2 से ज़्यादा अधिक खाने वाले भाग होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए एंड डी। तो ए एंड डी ऑप्शन यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये वाला क्वेश्चन क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। तो क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर की तो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। ये क्लास 7th का जो सेकंड चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन एनिमल, कैसे एनिमल के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है, पूरा जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो हमने क्लास 7th के सेकंड चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। अब इसमें आपको पूछा है कि ये कुछ पार्ट्स हैं, इनमें से कौन सा डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। तो ऑइसोफेगस का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए, खाने की नली, फूड पाइप को ऑइसोफेगस बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम। बकल कैविटी होता है जो भी हमारा माउथ, देखिए जब भी हम खाना खाते हैं तो जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा से खाने का ब्रेकडाउन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो मुंह से ही खाने का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, तो बकल कैविटी तो रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन में। पूरा आपको सेट बताना है जो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो तीनों में बकल कैविटी यानी कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। ऑइसोफेगस जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है डाइजेशन में, क्योंकि ऑइसोफेगस का काम होता है केवल खाने को एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचाना। जो हमारे खाने की नली है, फूड पाइप है, उसमें खाना नीचे की ओर कैसे जाता है, क्योंकि ये वाली नली कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपेंड होती है, तो उससे जो फोर्स लगती है वो खाने को नीचे पेट तक, एलिमेंट्री कैनाल तक भेजती है। ठीक है, तो ऑइसोफेगस का काम डाइजेशन में नहीं है। रेक्टम का काम इजेशन के अंदर होता है, वेस्ट आउट मटेरियल को निकालने में। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जिसका पाचन नहीं हुआ है उससे सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब कर देना, सॉल्ट और वाटर को ले लेना। तो ये काम लार्ज इंटेस्टाइन का, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूमिनेंट। रूमिनेंट मतलब होता है रोमंथी जानवर। कैसे जानवर? देखिए आपने देखा होगा कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल हैं, जो जानवर घास खाते हैं, उनमें एक वो स्पेशल तरीके से खाते हैं। कैसे? उन्होंने घास को खाया और वो घास को पहले स्वेलो कर लेते हैं, यानी कि सटक लेते हैं। उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे से छोटा छोटा पार्ट घास का उनके मुंह में आता है और वो उसको बहुत देर तक चबाते रहते हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में जुगाली करना भी बोलते हैं।
इससे क्या होता है, एक वाइट सब्सटेंस फॉर्म होगी। आप देखते हैं जब वो बहुत देर तक चबाते रहते हैं जिसे हम बोलते हैं कड, CUD, कड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इनमें जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल हैं उसमें खाने की जो प्रोसेस है, जिस तरीके से उनमें डाइजेशन होता है वो डिफरेंट है। किस तरीके से होता है, पहले वो खाने को सटक लेंगे और थोड़ा थोड़ा पार्ट वापस मुंह में आएगा जिसे वो बहुत देर तक चबाते रहेंगे और वो क्या बन जाएगा, कड। जो ग्रास है, पहले वो जब वो स्वेलो करते हैं ग्रास को, तो वो उनके बॉडी में कौन से पार्ट में जाती है, र्यूमेन उनका बॉडी का एक पार्ट है जहाँ पे जाके वो स्टोर हो जाती है और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पार्ट वापस मुंह में आता है। ऐसे जानवरों को हम बोलते हैं रोमंथी, ठीक है। इनका जो ये ग्रास खाते हैं, ग्रास सेल्यूलॉस से रिच होती है, इसमें सेल्यूलॉस होता है। सेल्यूलॉस एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम इंसान नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो ये केवल जो ग्रास ईटिंग एनिमल हैं वही इसका डाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में स्पेशल पार्ट भी है र्यूमेन जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ये भी क्लास 7th का सेकंड जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। एक बार हम इसमें NCERT में भी चेक कर लेंगे और मैं इसका आंसर आपको बता दूं। तो मैंने अभी आपको बताया रूमिनेंट्स वो होते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल हो, तो अब आप इसमें से ग्रास ईटिंग एनिमल सेलेक्ट कर लीजिए। क्या, बफेलो, काउ, डियर, तो तीनों ही ग्रास ईटिंग एनिमल है, इसका ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा। एक बार बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ डॉग आ गया, डॉग तो ग्रास नहीं खाता, यहाँ पे भी डॉग आ गया, इधर कैट आ गया, तो इसके तीनों ऑप्शन नीचे वाले करेक्ट होंगे। पहला वाला ऑप्शन, ये वाला फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, नीचे वाले तीनों इनकरेक्ट होंगे। एक बार हम NCERT में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्लास 7th का ही सेकंड चैप्टर है, काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल। मेन बात यहाँ पे ग्रास ईटिंग एनिमल है जो घास खाते हैं, च्यूइंग कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। जब वो खा भी नहीं रहे होते तो वो च्यू करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। कौन से हिस्से में वो ग्रास स्टोर हो जाती है, र्यूमेन। देखिए आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, ये र्यूमेन आपको बॉडी पार्ट इसका दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टोर हो गई, फिर वो वापस उनके मुंह में आती है जिसे वो बोलते हैं जुगाली करना, र्यूमिनेशन वो प्रोसेस कहलाती है। ऐसे जानवरों को र्यूमिनेंट यानी रोमंथी बोलते हैं। और जो पार्शियली डाइजेस्टेड मटेरियल है, जो उनके मुंह में बार बार वाइट कलर की सब्सटेंस फॉर्म होती है, उसे हम बोलते हैं कड। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था फूड पाइप वाला रिलेटेड, देखिए ये रहा फूड पाइप। फूड कैसे नीचे जा रहा है, ऑइसोफेगस, ये फूड पाइप है, यहाँ से नीचे गया, फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप, वहाँ से जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता है उससे खाना नीचे की ओर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन हमने देखा, उसका काम क्या है, रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू रेक्टम एज सॉलिड ये पीसेस, इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट एंड ये रहा द रिमेनिंग वेस्ट, ये रहा सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जैसे आपको बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उससे वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना, तो वो डाइजेशन में नहीं हेल्प कर रहे हैं, इजेशन प्रोसेस के अंदर उनका ज़्यादा, रेक्टम भी इजेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, तो वो हमने देख लिया। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा इनमें से ऐसा करेक्ट कॉम्बिनेशन है जहाँ पे वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। हमने जो कल वाली सीरीज़ देखी थी उसमें हमने अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा था। जो कॉन्केव टर्म है उसके लिए हम बोलते हैं अवतल और कॉन्वेक्स के लिए बोलते हैं उत्तल। तो देखिए यहाँ पे आपको ये एक बार ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, कल भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, मैग्नीफाइड इमेज उसमें पूछी थी। अगर आपको करेक्टरिस्टिक पता है कि कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बना रहा है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। कॉनकेव मिरर जैसी इमेज बनाएगा ऐसी कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा, तो दोनों में सेम है। कॉनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, कॉन्वेक्स लेंस में भी रियल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस के बहुत ही पास में रखा होगा, हम बहुत ही क्लोज ले आएंगे, तो इमेज कैसी बन जाएगी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। ऐसी कॉन्वेक्स लेंस में होगा, जब उसे पास रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, जैसी कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है ऐसी कॉनकेव लेंस बनाता है। तो देखिए दोनों में बिल्कुल सेम है, यहाँ पे देख लीजिए ये और ये वाला। कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज बनेगी इमेज, और कॉन्वेक्स लेंस में भी इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज बनेगी इमेज। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कहाँ पे वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड दो केसेस में ही बनेगी, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस के अंदर ऐसा होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, पोलियो इज़ कॉज्ड बाय, ये क्लास 8th का जो सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, वहाँ से एक क्वेश्चन दिया गया है। वहाँ पे और भी एक टेबल है जिसके अंदर बहुत सारी डिजीज़ दी गई हैं, बताया गया है कि वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो रही है। तो एक बार उस टेबल को देखते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये वाला टेबल मैंने वहीं क्लास 8th के चैप्टर से लिया है। देखिए, ट्यूबरक्यूलोसिस की अगर हम बात करें तो ये कैसी है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया के कारण होती है। मीजल्स वायरस के कारण, चिकन पॉक्स भी वायरल डिजीज़ है, वायरस के कारण होती है, और पोलियो भी वायरस के कारण होता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल गया होगा कि पोलियो किस कारण हो रहा है, वायरस के कारण। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस वजह से फैलती है, तो आपने देखा कि इन चारों के अंदर ही एयर एक मीडियम है ट्रांसमिशन का। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो चारों हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस है, मीजल्स, चिकन पॉक्स या पोलियो, ये एक दूसरे में फैलती हैं। तो चिकन पॉक्स कॉन्टैक्ट के कारण भी, पोलियो वाटर और एयर दोनों की वजह से। कॉलेरा, टाइफॉइड दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज़ हैं और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली क्या है, वाटर। हेपेटाइटिस बी वायरल है, वायरस के कारण होती है, वायरल डिजीज़ है, और इसमें किस वजह से फैलती है, इसका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होती है, और कौन फैलाता है, क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मॉस्क्यूटो। तो ये वाला हमने देख लिया। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है, यहाँ पे अगर हम पूछें कि पोलियो क्या होता है, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस। तो ये हमने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख लिया है। देखिए, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, वाइल गोइंग फॉर अ पिकनिक अ स्टूडेंट नोटेड द रीडिंग ऑन ओडोमीटर। पिकनिक पे जाते हुए एक बच्चे ने ओडोमीटर की जो रीडिंग है वो देखी आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट में उसने रीडिंग नोट करी। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ओडोमीटर का काम क्या होता है। ओडोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस। जो दूरी यानी कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, वो कौन सा डिवाइस है, ओडोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करता है, और डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में या मीटर के अंदर। लेटर ऑन ही रिकॉर्डेड द रीडिंग, उसने जो रीडिंग नोट करी हर 10 मिनट के अंदर, वो कुछ इस तरह थी, 8 बजे इतनी थी, 8:10 पे इतनी थी, और फाइनल 9 बजे इतनी थी। तो जैसे आप कभी देखिए, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर रीडिंग लिखी आती है, बाइक वगैरह के अंदर डिस्टेंस दिया रहता है ना कि अब तक कितनी गाड़ी चली। तो जब स्टार्ट हुई थी जर्नी तब इतना था, 78752 इतनी डिस्टेंस था, और 9 बजे कितना डिस्टेंस था, इतना। यानी कि गाड़ी कितना डिस्टेंस चली। अगर मुझे ये निकालना होगा कि 8 बजे इतना डिस्टेंस है, 9 बजे इतना है, तो वो कितना चली, 8 से 9 1 घंटा गाड़ी चली है, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा। अगर मैं 78806 में से माइनस कर दूँ 78752, तो मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगा कितना हुआ। तो देखिए, पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है। 78806 में से अगर मैं माइनस कर दूं 78752, तो कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर। यानी कि 54 किलोमीटर गाड़ी चली है, और कितनी देर के लिए चली है, कितना टाइम है, 8 से 9, यानी कि 1 आवर के लिए। तो टाइम कितना है, 1 आवर है, 1 घंटा है, और डिस्टेंस कितना है, 54 किलोमीटर है। अब हमें क्वेश्चन में निकालनी है एवरेज स्पीड, यानी कि कितनी उसकी औसत चाल थी, कितनी एवरेज स्पीड थी। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी अपॉन क्या, समय। तो डिस्टेंस कितना था, 54 किलोमीटर, और टाइम कितना था, 1 आवर। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि स्पीड की जो मेजर करने की यूनिट है वो मीटर पर सेकंड के अंदर है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। यहाँ से तो स्पीड पता चल गई मुझे कि 54 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन मुझे मीटर पर सेकंड में अगर आंसर चाहिए तो आप आंसर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। 54 किलोमीटर पर आवर था, अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो आप 54 × 5/18 कर दीजिए, तो आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा आपका, सिंपल। तो ये 3 और 3 5 जा 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो एवरेज स्पीड थी उसकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 54।
अच्छा यहाँ पे आपको नहीं सॉरी के दे रखा है मीटर पर सेकंड में आंसर करना है, तो फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन आएगा 15 मीटर पर सेकंड। कई बच्चे 54 लगा के आएंगे बट गलत हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में नहीं पूछा है, मीटर पर सेकंड में आपसे पूछा है। मीटर प्रति सेकंड के अंदर आपको बताना है कि उसकी चाल कितनी है, यानी कि स्पीड कितनी है, तो आंसर क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ वीड ऑन द क्रॉप प्लांट। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि खेतों के अंदर क्या होता है, कई बार अनवांटेड प्लांट घास उगाती है, फसल के साथ साथ जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, खरपतवार जिसे बोलते हैं। तो खरपतवार का क्या प्रभाव होता है फसल पर, ये क्लास 8th का जो पहला चैप्टर है क्रॉप मैनेजमेंट वाला, वहाँ से है, आपको वीड वाला टॉपिक मिल जाएगा, अभी मैं एनसीईआरटी में दिखाऊंगी, एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्दीली, फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं, यानी कि अगर खरपतवार होगी तो फसल और अच्छी होगी, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, जब फसलों की कटाई होती है तो उसमें ये बाधा क्रिएट करता है, यानी कि बाधा उत्पन्न करता है, तो ये वाली बात ठीक है। दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर भी, उनकी वृद्धि के अंदर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर घास है तो उसको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब एक तरफ तो हमारी जो फसल है उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, जबकि उसका यूज़ कौन करेगी, वीड्स भी करेंगी, है ना, तो फिर उनकी ग्रोथ में रुकावट होगी। दे कम्पीट विद क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। तो देखिए पानी के लिए, पोषक तत्वों के लिए, स्थान के लिए और प्रकाश के लिए इनमें आपस में क्या होगा, स्पर्धा यानी कंपटीशन होगा, तो फिर उनकी ग्रोथ अफेक्ट होगी, मेन प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी सी डी। एक बार एनसीईआरटी में भी हम इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्लास 8 का पहला चैप्टर है और यहाँ पे अच्छे से दे रखा है, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट, जिन्हें भाई कोई ग्रो नहीं करता है, खुद ही वो ग्रो हो जाते हैं। अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, खरपतवार या वीड्स कहलाती हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, उनको हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कॉम्पीट विद क्रॉप प्लांट। देखिए यही बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही बनाए हैं डायरेक्ट उठा के, तो अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट, जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए इनमें कंपटीशन होगा। इंटरफेयर करेगा हार्वेस्टिंग में भी, फसल की कटाई में भी दिक्कत होगी, और ये बहुत ही पॉइजनस भी होता है, जानवरों के लिए ये पॉइजनस होता है और ह्यूमन बींग्स के लिए भी वीड्स पॉइजनस होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पीसीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। देखिए नाम से पता चल रहा है विशेष क्षेत्रीय, यानी कि जो किसी विशेष क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक। अगर कोई चीज़ किसी एक स्पेशल जगह पे ही पाई जा रही है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एमपी के अंदर साल ट्रीज़ जो है, पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर साल ट्री बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो वहाँ पे ही पाए जाते हैं स्पेशली, ठीक है। हमने बात करी कि जो एशियन टाइगर्स हैं, एशियन लॉयंस हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, गिर का जो नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क के अंदर सबसे ज़्यादा एशियन लायंस पाए जाते हैं, तो वो वहाँ के लिए एंडेमिक है, जो पर्टिकुलरली उसी एरिया में पाई जा रही है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, अगर किसी स्पीसीज़ के आवास को हम नष्ट कर दें तो ऑफकोर्स स्पीसीज़ तो उससे अफेक्ट होगी ही, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है। दे आर फाउंड ओनली इन जू एंड बॉटेनिकल गार्डन, क्या ऐसा है कि ये केवल जू के अंदर ही पाई जाएंगी, सेंचुरी है या नेशनल पार्क है वहाँ नहीं पाई जाएंगी, तो ये भी बिल्कुल गलत है। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक हैबिटेट, तो ये बात बिल्कुल सही है कि किसी विशेष यानी एक्सक्लूसिवली किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही पाई जाती हैं। एंडेमिक स्पीसीज़ कैन नेवर बिकम एंडेंजर्ड, अब ऐसा तो नहीं है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो होती हैं जो खतरे में आ जाती हैं, यानी कि जिन पे जो एक टाइम अगर ऐसा आया कि हमने उनका शिकार पे रोक नहीं लगाई या उनका कंजर्वेशन नहीं किया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, यानी कि लुप्त हो जाएंगी, लुप्त स्पीसीज़ हो जाएंगी। तो क्या ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो एंडेंजर्ड हो जाए, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। अगर हमने उनका प्रॉपर कंजर्वेशन नहीं किया तो ऐसा होगा ज़रूर कि वो एंडेंजर्ड हो जाएंगी। तो एक बार एनसीईआरटी में इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए क्लास 7th का ही 7th चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट को यह बोलते हैं फ्लोरा और एनिमल्स हैं फोना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एंडेमिक स्पीसीज़ का दे रखा है
ये रहा। एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होती हैं? आर दोज स्पीसीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जानवरों और पौधों की वो स्पीसीज़ होती हैं, वो प्रजाति होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ही पाई जाती हैं, पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर। ऐसा अगर मान लीजिए कोई चीज़ किसी एक पर्टिकुलर इस जगह मिलती है और मैं उठा के उसे ज़ू में कहीं दूसरी जगह रख दूँ, लेकिन वो नेचुरली तो उसी जगह पाई जाएगी, तो क्या कहा गया है कि दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर, और कहीं नेचुरली नहीं मिलेंगी, उसी प्लेस पे मिलेंगी पर्टिकुलर पे। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन, वो किसी जोन के लिए भी, जोन भी हो सकता है जहाँ वो पाई जाए, कोई विशेष स्टेट भी हो सकता है या विशेष कंट्री भी हो सकती है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था साल एंड वाइल्ड मैंगो। साल ट्री जो होता है, ये दो एग्जांपल हैं फ्लोरा यानी कि पौधों के, जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। और अगर हम जानवरों का एग्जांपल दें, फोना का एग्जांपल दूं, तो बाइसन, इंडियन जायंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल, ये भी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की एंडेमिक स्पीसीज़ हैं जो वहाँ पर ही पाई जाती हैं। तो अगली बार सीटेट में क्वेश्चन ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पूछ लें कि फ्लाइंग स्क्वेरल, इंडियन जायंट स्क्वेरल कहाँ की एंडेमिक हैं, कहाँ के लिए। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व अगर ऑप्शन में होगा तो आप वहाँ पर वो करेक्ट लगाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक आर, प्लास्टिक की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही है? तो देखिए, प्लास्टिक क्या गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की? क्या वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है? करंट पास होगा प्लास्टिक से? तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो कंडक्टर हैं ही नहीं, इंसुलेटर हैं। तो अगर इसमें देखें तो जहाँ गुड कंडक्टर दे रखा है वो वाले ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ड्यूरेबल होती हैं यानी कि लंबे समय तक चलने वाली, हल्के वेट में होती हैं, लाइट इन वेट, और नॉन रिएक्टिव, क्योंकि प्लास्टिक किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती। मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक्स क्या है? नॉन रिएक्टिव हैं। तो एक बार इसकी अगर हम प्रॉपर्टी को देखें तो ये क्लास 7th के चैप्टर में है, आपको मिल जाएगा। इसको अगर हम देखें, देखिए, प्लास्टिक इज नॉट नॉन रिएक्टिव, मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड। आपने देखा होगा कि जो भी लोहे की चीज़ें होती हैं, अगर हम उन्हें बाहर रख दें तो वो पानी या एयर के कांटेक्ट में उनके ऊपर जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है, क्योंकि रिएक्शन होता है उसमें। लेकिन प्लास्टिक्स में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता, तो वो नॉन रिएक्टिव है। ना पानी का रिएक्शन होगा, ना एयर से रिएक्शन होगा। दे आर नॉट कोरोडेड ईजिली। दूसरी, प्लास्टिक लाइट होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं और ड्यूरेबल होती हैं, लंबे समय तक चलने वाली होती हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं से बनाया गया है, डायरेक्ट हेडिंग से। एक और प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक्स पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि इनसे करंट पास नहीं होता। प्लास्टिक के कंटेनर में कभी आपको करंट लगता है? अगर आप कोई भी कनेक्ट करके देखते हैं, रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, ये सब चीज़ें क्या हैं? इंसुलेटर हैं, यानी कि पुअर कंडक्टर हैं, जिनसे करंट पास नहीं होगा। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको आई होप समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।